यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। और आज 499 इंग्लिश ग्रामर की फीस का पे करने का लास्ट डेट है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी ग्रामर की क्लास से तो आप 499 पे करके हमारी ग्रामर की क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज हम आपके बीच में सिंटैक्स में एक टॉपिक उठाने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ वर्ब। ध्यान दीजिएगा, जो सिंटैक्स है एक बार वीडियो हम चेक कर लें, एकदम बहुत अच्छा है। उस सिंटैक्स में आज हम आपके लिए टॉपिक जो लेकर आने जा रहे हैं वो टॉपिक हम आपके बीच में लेकर आएंगे रूल्स ऑफ वर्ब। रूल्स ऑफ वर्ब में आपको 20 से 22 नियम हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, जमकर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या है पहला रूल, जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। जैसे आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज, तो आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ डू आता है, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है, आई के साथ एम आता है, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज आता है, वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ आर आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव, आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव आता है, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका हैज बीन, हैव बीन प्लस टाइम, आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन। पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लगता है। उसके बाद आप यहां पर जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो वॉज या वर, तो आई ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ वाज, वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ वर। पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो हैड बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन। फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में विल और सेल, जहां जहां विल और सेल की प्रारूप मिलेगी आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। तो यहां पर रूल्स ऑफ वर्ब बता रहे हैं। वर्ब कितने होते हैं? 4, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी बता चुके हैं। ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जब जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब ट्रांसिटिव होगी, जब जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो वर्ब इंट्रांसिटिव होगी। जब किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होगी तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और जिससे टेंस और मूड पता चलता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। जैसे हमने लिखा ही लाइक एप्पल्स, ये गलत लिखा हुआ, ही सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स एप्पल्स। जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आती है। ठीक है, आइए 20 नियम बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो ऐसे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे, जैसे राम और श्याम, सीता, रीता, ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आते हैं। जैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गया, और ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा, ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट जो होगा वो पूरा सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और उनके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। फिर से सुन लीजिए,
अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक सिंगुलर, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। राधा एंड कुसुम इज फ्रेंड्स, ये गलत लिखा हुआ है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राधा एंड कुसुम, और यहां पर इसका होगा आर और यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे गए हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी दो नाम सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो ऐसे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अगला रूल नंबर तीसरा आपका जो रूल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इधर ध्यान दीजिएगा, तीसरा रूल आपके पेपर में रूल्स ऑफ वर्ब से कई बार पूछा गया है। चाहे आप पीजीटी की बात करेंगे, चाहे आप पीजीटी की बात करेंगे और चाहे आप एलटी की बात करेंगे, अगर हम देखें तो ये तीसरा रूल आपका कई बार पेपर में पूछा गया है। क्या है रूल, ध्यान से समझिएगा। देखिए रूल क्या है, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ दा लगा हो, चाहे दा लगा हो, चाहे कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, कुछ भी लगा हो, ए एन लगा हो, कुछ भी लगा हो, चाहे कोई आर्टिकल लगा हो, चाहे कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, मतलब दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं और पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगा है, ठीक है, यानी ए एन दा लग जाए या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन अगर दोनों नाउन के साथ कुछ भी लग जाए तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिए, अगर दो सिंगुलर नाउन आपके एंड से जुड़े हों और पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ कुछ भी लगकर आ जाए तो ऐसा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर दोनों नाउन के साथ कुछ भी लगकर आ गया, चाहे आर्टिकल चाहे पजेसिव एडजेक्टिव, तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे एक सिंगुलर नाउन यहां लिखा गया, एक सिंगुलर नाउन यहां लिखा गया, ध्यान दे लीजिए, ठीक है, और ये दोनों सिंगुलर नाउन किससे जुड़ गए, एंड से। मान लीजिए पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ कोई आर्टिकल आ जाए या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पजेसिव केस आ जाए, चाहे पजेसिव केस कहिए चाहे पजेसिव एडजेक्टिव कहिए। अगर पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव केस आ गया तो ये सब्जेक्ट हमेशा, ये पूरा जो सब्जेक्ट होगा, ये पूरा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। और अगर ये एक सिंगुलर नाउन यहां लिखा गया, एक सिंगुलर नाउन यहां लिखा गया और ये दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े और इसके साथ भी आर्टिकल आ गया और इसके साथ भी पजेसिव केस आया और यहां सिंगुलर नाउन लिखा है और इसके साथ भी आर्टिकल आ गया और इसके साथ भी पजेसिव केस आ गया, जब दोनों के साथ आर्टिकल और पजेसिव केस आएंगे तो ये सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होगा और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। फिर से सुन लीजिए, एक सिंगुलर नाउन ये एंड से जुड़े, ठीक है, और अगर पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ चाहे आर्टिकल आ जाए चाहे कोई पजेसिव केस आ जाए तो ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन दोनों के साथ अगर आर्टिकल या पजेसिव केस आया तो ये पूरा ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। फिर से सुन लीजिए, अगर एक दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ कुछ भी लगकर आया तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और दोनों सिंगुलर नाउन के साथ कुछ लगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब भी जो होगी वो क्या होगी, आपकी प्लूरल होगी। जैसे द ओनर एंड द मैनेजर,
जैसे उसने क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा है, जा मेरे भगवान, उसने लिखा द ओनर एंड द मैनेजर इज गोइंग। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे। देखिए ये एक सिंगुलर नाउन, एक ये सिंगुलर नाउन, ये दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, और आप देख लीजिए दोनों नाउन के साथ आर्टिकल दा लगा, तो ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, प्लूरल होगा। कंफर्म, तो क्या हो जाएगा, द ओनर एंड द मैनेजर आर गोइंग। कंफर्म हुआ। एक क्वेश्चन है, ऐसे भी एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी आर डेड। अब आप देखिए ये सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन, पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ दा लगा तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो क्या हो जाएगा, आप इनको सही करिए, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, आर का क्या हो जाएगा, इज डेड। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर आपके साथ। ये कौन सा, रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर चौथा, रूल नंबर आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, चौथा रूल। चलिए क्या है ये रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल आप वर्ब में भी पढ़ेंगे और नाउन में भी पढ़ेंगे। क्या है, देखिए फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, गैलोज, ये हमेशा जो होते हैं वो सिंगुलर में होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए कुछ नामों में एस भले लगता है, जैसे फिजिक्स एक किताब है, न्यूज समाचार, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, गैलोज, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, ठीक है, ये हमेशा जो होते हैं वो सिंगुलर में होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, गैलोज और इनिंग्स। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिलियर्ड्स ना, गैलोज और इनिंग्स, और है आपका मान सकते हैं जैसे पॉलिटिक्स, तो ये सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट करेक्ट। उसने कहा द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट करेक्ट। ये हमेशा याद रखिए, ये जो न्यूज होता है ये सिंगुलर में होता है और इसमें पूरा सब्जेक्ट द न्यूज ऑफ हिज डेथ है, तो यहां पर जो वर्ब लगेगी वो न्यूज के हिसाब से लगेगी। अब आप देखिए न्यूज यहां पर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, आर का क्या हो जाएगा, इज नॉट करेक्ट। मतलब क्या कहा, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिलियर्ड्स, गैलोज, इनिंग्स और पॉलिटिक्स, ठीक है, ये हमेशा जो होते हैं वो सिंगुलर में होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। आपको नाउन में हम बताएंगे मम्स और मेसल्स, मम्स और मेसल्स, इनके ये भी हमेशा सिंगुलर में होते हैं। मम्स और मेसल्स ये जो होते हैं, ये मम्स और मेसल्स दो बीमारी के नाम हैं। ये मम्स और मेसल्स भी हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर में होते हैं और इनके पहले दा का यूज होता है। मम्स और मेसल्स ये सिंगुलर में होते हैं और इनके पहले जो होता है वो किसका यूज होता है, दा का। जैसे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इनको सही करेंगे तो ये फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट सही लिखा हुआ है। क्यों सही लिखा हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए फिजिक्स हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में होता है। ठीक है, अगला रूल,
रूल नंबर 5वां, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल। 5वां आपका रूल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रूल। रूल क्या है? अगर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए, अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट किसी भी दूसरे नाउन के साथ विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, लाइक, इन एडिशन टू से जुड़े हों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को आप ध्यान से समझिएगा। अगर एक सिंगुलर नाउन किसी भी दूसरे कनेक्टिव नाउन के साथ, किसी भी दूसरे नाउन के साथ किससे किससे जुड़े हों? विथ से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? विथ से जुड़े हों, और किससे? टुगेदर विथ से जुड़े हों, और किससे जुड़े हों? लाइक से जुड़े हों, और किससे जुड़े हों? इन एडिशन टू से जुड़े हों, आपके बिसाइड्स से जुड़े हों, विथ, टुगेदर विथ, ना बिसाइड से जुड़े हों, लाइक, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर विथ, लाइक, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एज वेल एज, और शब्द हैं इसको, और जो आपके शब्द हैं ये शब्द हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। विथ, टुगेदर विथ, लाइक, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एज वेल एज, और किससे जुड़े हों? ठीक है, टुगेदर विथ, ठीक है, तो इनसे जुड़े हों तो आने वाली वर्ब, याद रखिएगा, वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। याद रखिएगा, आने वाली वो जो वर्ब होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। जैसे आप समझिए कि देखिए, एक सिंगुलर नाउन इधर होगा, एक नाउन इधर होगा, और ये दोनों कनेक्टिव विथ से चाहे जुड़ जाए, ये दोनों नाउन विथ से जुड़ेंगे, टुगेदर विथ से जुड़ेंगे, लाइक से जुड़ेंगे, इन एडिशन टू से जुड़ेंगे, बिसाइड से जुड़ेंगे, एज वेल एज से जुड़ेंगे। तो जो ये वर्ब यहां पे जो ये वर्ब लगेगी ना, ये वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? ये जो पहला वाला नाउन है, अगर पहला वाला नाउन सिंगुलर होगा तो ये वर्ब यहां पे सिंगुलर लगेगी, अगर पहला वाला नाउन प्लूरल होगा तो यहां पर ये वर्ब प्लूरल लगेगी। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ना, और यहां पर उसने लिखा हैव बॉट these mangoes, have bought these mangoes। अब आप देखिए, ये as well as, ये दो कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा, किससे जुड़ा? ही से जुड़ा, his friend से जुड़ा। तो ये जो have लगेगा ना, ये पहले वाले के हिसाब से लगेगा, मतलब ही के हिसाब से लगेगा। तो ही के हिसाब से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? he as well as his friends, कंफर्म हो गया। यहां पर जो ये ही के हिसाब से वर्ब लगेगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैज बॉट दीज मैंगोज। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगर एक सिंगुलर नाउन किसी भी दूसरे कनेक्टिव, दो नाउन अगर किसी भी कनेक्टिव शब्द विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, लाइक, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, इनसे जुड़े हुए होते हैं तो आने वाली वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। ठीक है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 6वां, अभी आपको हमें डेमो वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत अच्छे कंडीशन पर। डेमो वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में पड़ेगा ही नहीं। चलिए, अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट, जितने रूल आपको बता रहे हैं ये बेशक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा, समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या रूल है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब दो नाउन, पहले समझिए, जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से जुड़े हों, जब दो नाउन चाहे दो प्रोनाउन ये नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से लगती है। अगर दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से जुड़े हों तो आने वाली ये जो वर्ब होती है ना, ये बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से लगती है। मतलब उसने क्या कहा, अगर दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, ये दो नाउन
चाहे दो नाउन हो चाहे दो प्रोनाउन हो, और ये दो नाउन या दो प्रोनाउन नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से जुड़े। तो आपको पता है नॉट ओनली एक नाउन प्रोनाउन यहां होगा, एक नाउन प्रोनाउन यहां होगा। तो जो आने वाली वर्ब होगी ना वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से लगेगी। याद रखिएगा, आने वाली वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से लगेगी। जैसे उसने लिखा नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स, और उसने कहा वॉज किल्ड। नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स वॉज किल्ड। अब आप देखिए, एक सब्जेक्ट है द कमांडर, एक सब्जेक्ट है द सोल्जर्स, ये जुड़े किससे? नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। तो ये जो वाज है ना ये सोल्जर्स के हिसाब से लगेगा, यानी जो वाज है इसे आप क्या कर देंगे? वर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउन कोई भी नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो जब नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से जुड़ेंगे तो ये जो वर्ब सटेगी ये बाद वाले के हिसाब से रहेगी। चलिए अगला नंबर 6वां के बाद रूल नंबर 7वां। अभी बहुत सारे रूल आपको और भी पढ़ाने हैं, ऐसा नहीं है कि ये रूल आपका समाप्त हो गया, इतना ही पढ़ लिए आपका हो जाएगा। देखिए अगला रूल आपके टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। क्या? अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में निश्चित नाप या निश्चित रकम, निश्चित नाप, निश्चित दूरी, निश्चित रकम कुछ भी आया हो तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आपका निश्चित नाप दिया हो, जैसे 70 मील, ठीक है, 5 किलोमीटर, ऐसा दिया हो तो ये सिंगुलर में होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। मतलब सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या दिया हो? सब्जेक्ट के रूप में आपका निश्चित नाप दिया हो, निश्चित रकम दिया हो, कंफर्म है, और निश्चित दूरी दिया हो। इसलिए हम आपको ये सब चीजें बता रहे हैं क्योंकि सिंटैक्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। अगर निश्चित नाप, जैसे हमने लिखा 70 माइल्स, SEVENTY, 70 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। मैंने लिखा 70 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप देखिए यहां पर कितना मील है? 70 मील। 70 मील है ना, ये 70 मील आपका सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? 70 माइल्स, आर का क्या हो जाएगा? इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलें अगला, चलिए रूल नंबर 8वां। रूल नंबर 8वां देखिए, रिगार्ड, डिस्क्राइब, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट और रिप्रेजेंट के बाद हमेशा एज का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। किसके किसके बाद? रिगार्ड, डिफाइन, मेंशन, रिगार्ड, डिस्क्राइब, DESCRIB, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, मेंशन, ट्रीट और रिप्रेजेंट। रिगार्ड, डिस्क्राइब, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट और रिप्रेजेंट के बाद एज का यूज किया जाता है। रिगार्ड, डिस्क्राइब, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट और रिप्रेजेंट। क्या क्या? रिगार्ड, डिस्क्राइब, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट और रिप्रेजेंट के बाद एज का यूज किया जाता है। ही रिगार्ड्स मी ए टीचर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो क्या हो जाएगा? ही रिगार्ड्स मी एज अ टीचर। ऑब्जेक्ट के बाद
रिगार्ड, डिस्क्राइब, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट और रिप्रेजेंट के बाद आपका एज का प्रयोग किया जाता है। चलिए रूल नंबर 9वां, रूल नंबर आपका 9वां, चलिए देखिए, डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक और अपॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल। क्या क्या है? डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक और अपॉइंट के बाद टू और एज का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या कहेंगे? डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक और अपॉइंट। फिर से देख लीजिए, क्या है? डेयर, नीड, मेक, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट के बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होता। किसके किसके बाद? डेयर, नीड, मेक, सी, सॉरी यहां सी भी होगा, यहां सी बढ़ा दे रहे हैं। सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट के बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा। सी थिंक्स मी एज अ फूल, सी थिंक्स मी एज ए फूल, गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है आप बताइए? इसमें गलत लिखा है, थिंक के बाद एज का यूज नहीं होता। डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, तो क्या हो जाएगा? सी थिंक्स मी ए फूल। क्या हो जाएगा? सी थिंक्स मी अ फूल। ठीक है, अगला रूल। अभी आपको और रूल बताया जाएगा पेड में, आप परेशान नहीं होइए। ठीक है, अभी तो वैसे ही बताया जा रहा है, लेकिन पेड में आपको बताया जाएगा, आप परेशान मत होइए। 10वां नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, 10वां नियम क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल, और कई बार ये रूल, जितना रूल बता रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी वाक्य इफ या व्हेन से शुरू हो तो पहली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई भी सेंटेंस इफ या व्हेन से शुरू हो तो पहली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा दूसरी क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। इसको याद रखिएगा। कैसे? अगर मान लीजिए कोई भी इफ या व्हेन से शुरू हो जाए ना, तो पहली हमेशा किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरी कहां होगा? दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट। कंफर्म है ना? तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इफ या व्हेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? यस या यस, और फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ या व्हेन से स्टार्ट हुई तो पहली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम, इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प, ये लिखा है। देखिए, इफ से शुरू हुआ, पहली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखोगे तो क्या हो जाएगा? इफ ही कम्स टू मी, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा? आई शैल हेल्प। अगर इफ से शुरू हुआ तो पहली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंफर्म हुआ? पहली क्लॉज को कहां ले जाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरी क्लॉज को कहां ले जाते हो? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अगला 11वां रूल, रूल नंबर 11वां क्या है? देखो, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगी। अभी मैंने क्लॉज में बताया था कंजक्शन कुल दो होते हैं, एक होता है सब ऑर्डिनेट, एक होता है कोऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट में मैंने बताया था टीपी, डबल आर, ट्रिपल सी, पीएम। कोऑर्डिनेट कुल 4 होते हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव में आपके एंड एज वेल एज बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो आते हैं। अल्टरनेटिव में आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, और या नॉर आते हैं। एडवर्सेटिव में बट, येट और स्टिल आते हैं। इलेटिव में सो और देयरफॉर आते हैं।
इनको आप तैयार करिएगा, मैं बाकी बताऊंगा इनको तैयार करने का रूल। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगी, याद रखिएगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज कोई लिखी गई है वो पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगी। क्लॉज कुल 3 होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? वह क्लॉज जिसमें कोई कंजक्शन ना हो प्रिंसिपल क्लॉज होती है। वह क्लॉज जिसमें सबऑर्डिनेट नाम के कंजक्शन आए हों सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और वह क्लॉज जिसमें कोऑर्डिनेट नाम के कंजक्शन आए हों वो क्लॉज कोऑर्डिनेट होती है। तो याद रखिएगा। तो यहां पर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में, जैसे हमने लिखा ही सेड दैट सी इज कॉलिंग, गलत लिखा है। अभी तो बहुत छोटा छोटा आपको बता रहे हैं ऐसा रूल। यहां पर आप देखिए ये प्रिंसिपल है, ये सबऑर्डिनेट है। अगर ये पास्ट में है तो ये सबऑर्डिनेट भी पास्ट में जाएगी। तो जब पास्ट में जाएगी तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट सी इज का क्या हो जाएगा? वॉज कॉलिंग। अगर ये क्लॉज पास्ट में है तो ये वाली क्लॉज भी पास्ट में ही होगी। कंफर्म है? चलिए अगला। लेकिन आप इसका बराबर रूल समझ लीजिए, अपवाद इसको आप कह सकते हैं। अगर किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, कोई प्रोवर्ब या कोई हिस्टोरिकल इवेंट आता है, क्या क्या आपका क्या क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, कोई हैबिट आ जाए, ठीक है, और कोई हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए या कोई प्रोवर्ब आ जाए, तो ये हमेशा प्रेजेंट में ही होंगे। भले ही प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो लेकिन ये हमेशा प्रेजेंट में होंगे। क्या क्या आ जाए? कहां पे आ जाए? सब ऑर्डिनेट क्लॉज में क्या क्या आ जाए बताइए? यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल इवेंट, यूएचपीएच। अगर यूएचपीएच आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल इवेंट, तो भले ही प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में ही जाएंगे, ये याद रखिएगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, सही लिखा है। अर्थ वाज राउंड नहीं होगा, यहां पर अर्थ इज राउंड होगा। अगर आप देखें तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो ये क्लॉज भी पास्ट में जानी चाहिए, लेकिन ये क्लॉज में आप देखो द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये क्लॉज पास्ट में नहीं जाएगी बल्कि किस में रहेगी? प्रेजेंट में ही रहेगी। अगर ये क्लॉज पास्ट में है तो ये पास्ट में जानी चाहिए, सही बात है। लेकिन अगर इस वाली क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, प्रोवर्ब या हिस्टोरिकल इवेंट आएगा तो ये क्लॉज कभी भी पास्ट में नहीं जाएगी बल्कि किस में जाएगी? प्रेजेंट टेंस में जाएगी। कंफर्म? आगे चलते हैं। अगला रूल नंबर 13वां, याद रखना, बड़ा बेमिसाल रूल, बहुत अच्छा रूल। रूल नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में सो दैट नाम का कंजक्शन आया होगा तो इसके बाद की क्लॉज हमेशा सब्जेक्ट में माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से लिखी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में सो दैट नाम का कंजक्शन घुसा तो इस इधर वाली क्लॉज हमेशा किस में लिखी जाएगी? सब्जेक्ट में माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन अगर कहीं पर लेस्ट नाम का कंजक्शन घुसा तो इसके बाद की क्लॉज सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से लिखी जाएगी। याद रखिएगा, इसको तैयार रखिएगा। सो दैट कंजक्शन अगर कहीं पर लगा तो सब्जेक्ट में माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर लेस्ट कहीं पर लगा तो सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से सुन लीजिए, सो दैट नाम का कंजक्शन कहीं लगा तो इसके बाद की क्लॉज सब्जेक्ट में माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और लेस्ट कहीं लगा तो इसके बाद की क्लॉज सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या ये याद रखिए, अगर इधर वाली क्लॉज प्रेजेंट में है तो यहां पर आप मे का यूज करना, अगर इधर वाली क्लॉज पास्ट में है तो यहां पर आप माइट का यूज करना। कंफर्म हो गया? जैसे हमने लिखा ही वर्क्स हार्ड
so that he will pass। आया हुआ प्रश्न है कई बार। देखो यहां पर कौन सा कंजक्शन टंगा, so that ना। जब so that टंगेगा तो यहां पर may might प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कंफर्म। इधर देखो ये प्रेजेंट में है ना, तो जब ये प्रेजेंट में है तो क्या यूज करोगे बताओ दोस्त? ही वर्क्स हार्ड। यहां पर जाएगा सो दैट, फिर यहां पर जाएगा ही। जहां विल है यहां जाएगा मे। क्यों दोस्त? क्योंकि यहां प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, ही में, और यहां पर जाएगा पास। कंफर्म। चलिए अगला रूल नंबर 14। मजा आ रहा होगा आप लोग को पढ़ने में, बहुत मजा आ रहा होगा। 14वां रूल। बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ, पेड क्लास में परेशान नहीं होइएगा। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, समझिएगा। लाई के पहले ए, लाई के पहले ए, ट्रुथ के पहले दा। इसको हमेशा गांठ मार लीजिए अपने पास। लाई के पहले ए, ट्रुथ के पहले दा, लेकिन लाई के साथ वर्ब टेल और ट्रुथ के साथ वर्ब स्पीक आती है। इसको हमेशा अपने पास बंधन बना लीजिए। क्या? लाई के पहले ए, ट्रुथ के पहले दा, लाई के लिए वर्ब टेल और ट्रुथ के लिए वर्ब स्पीक। ही इज स्पीकिंग, और उसने कहा लाई, ही इज स्पीकिंग लाई, गलत लिखा है। अब ये मत करना लाई को करके ट्रुथ कर देना, ऐसा नहीं है। क्या हो जाएगा? ही इज ना टेलिंग, और लाई के पहले ए, ही इज टेलिंग अ लाई। लाई के पहले ए, ट्रुथ के पहले दा, लाई के साथ वर्ब टेल, ट्रुथ के साथ वर्ब स्पीक। कंफर्म। अगला चलिए 15वां नियम आपको बता दे रहे हैं। रूल नंबर 15 आपको बता दे रहे हैं, यही लास्ट रूल है। 2-3 नियम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, उनको पेड में बताएंगे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज्यादा समस्या होने लगती है। देखिए क्या है, अगर क्या रूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी पास्ट टाइम या यस्टरडे आया होगा तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में ही जाएगा। याद रख लेना, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी यस्टरडे नाम का शब्द आए, जैसे हमने लिखा यस्टरडे, अगर यस्टरडे आ जाए या कोई पास्ट टाइम शब्द आ जाए तो याद रखना वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, और वहां पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करोगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रहा है तो, अगर हेल्पिंग वर्ब देगा, अगर हेल्पिंग वर्ब देगा तो अगर किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे मिल जाए या कोई पास्ट टाइम शब्द मिल जाए तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा आती है। ये क्वेश्चन कई बार फंसाया। ही राइट्स ए लेटर यस्टरडे, ही राइट्स अ लेटर यस्टरडे। राइट्स माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ यस्टरडे दिया है। अब ये गुस्सा लगेगा तो यही गायब जिन का गलत हो जाए, ही राइट का हो जाएगा रोट अ लेटर यस्टरडे, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टाइम शब्द में आया हुआ है। अगर यहां सिंस या फॉर प्लस टाइम आता तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता। अगर यहाँ पे सिंस या फॉर प्लस टाइम आता तो वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता। चलिए एक आध दो रूल और आपको बता दे रहे हैं। रूल नंबर 16वां, अगर किसी भी वाक्य में कोई भी कंजक्शन आया हो, ठीक है, तो कंजक्शन के बाद की क्लॉज हमेशा अफर्मेटिव में लिखी जाती है। अगर किसी भी सेंटेंस में वाक्य के बीच में कोई कंजक्शन लगा तो कंजक्शन के बाद की जो क्लॉज होती है, वो कंजक्शन के बाद की क्लॉज हमेशा कहां लिखी जाती है? वो कंजक्शन के बाद की क्लॉज हमेशा अफर्मेटिव में लिखी जाती है। याद रखना, कंजक्शन जैसे हमने लिखा ही आस्क्ड मी इफ इज ही कॉलिंग, इफ वाज ही कॉलिंग, ये गलत लिखा है। ये क्यों गलत लिखा है मेरे दोस्त? इसलिए गलत लिखा है क्योंकि यहाँ इफ नाम का कंजक्शन है। इसके बाद की क्लॉज हमेशा किस में जाएगी? अफर्मेटिव में जाएगी।
लेकिन ये लिखी किसमें है, कंटिन्यूअस में। उल्टा कर दो, अफर्मेटिव कर दो, क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ ही वाज कॉलिंग। क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ ही वाज कॉलिंग। तो 16-17 नियम हम आपको बता दिए। आज पेड क्लासेस का लास्ट डेट है। आपको अगर जुड़ना है तो आप 499 पे करके जुड़ सकते हैं। आपको इसी तरह से मेहनत करके पढ़ाई जाएगी। मोबाइल नंबर है 9415483272। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।